हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ महेंद्र शर्मा फ्रॉम बायोलॉजी डिपार्टमेंट पीसीसीपी डिवीज़न। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर और इन्वायरमेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक व्हाट इज़ आवर इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनवायरमेंट? एनवायरमेंट होता क्या है? व्हाट इज़ एनवायरमेंट? एवरीथिंग सराउंडिंग अस, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हमारा एनवायरमेंट होता है। तो एनवायरमेंट डेफिनेशन क्या हो गई? एवरीथिंग which surround us everything surround us is known as environment। अब इस environment में क्या क्या है? इस environment के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, उनके सिस्टम को क्या कहते हैं, उसके स्टडी को क्या कहते हैं, वो इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक और इन्वायरमेंट विथ फर्स्ट। सबसे पहले आता है व्हाट इज इकोसिस्टम। तो अभी जैसे बताया कि इन्वायरमेंट के अंदर अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, उसी अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के सम टोटल को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जनरली क्या हुआ? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एक साथ क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से द सम टोटल ऑफ sum total of sum total of all the biotic and abiotic all the biotic and abiotic components abiotic components of an environment। राइट, सम टोटल ऑफ ऑल दी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जितने भी लिविंग होते हैं, मीन्स जिसमें लाइफ देखने को मिलती है, वो सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? नॉन लिविंग जो होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? नॉन लिविंग्स। मीन्स एक इकोसिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे, लिविंग कंपोनेंट्स भी होंगे और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। उन दोनों के ग्रुप को हम कहते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम टर्म किसने दिया? पहली बार इकोसिस्टम वर्ड दिया था टेंसले ने। किसने दिया था वर्ड? टेंसले ने। फिर क्वेश्चन ये राइज होता था इकोसिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इकोसिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ साइंस विद डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स, मीन्स बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड देयर सराउंडिंग, उसके ग्रुप को, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? हम इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी टर्म दिया था हैकल ने। इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? हैकल ने दिया था। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज इकोसिस्टम? ए ग्रुप ऑफ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को ग्रुप को इकोसिस्टम कहते हैं। उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। अगर देखें हम लोग व्हाट इज इकोसिस्टम, total group of living things and its surrounding environment factors present in particular area place is called ecosystem। किसी भी इकोसिस्टम की बात करें तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और उनके जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट होते हैं, उन सब के ग्रुप को एक साथ क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को भी क्या कहते हैं? हम लोग इकोसिस्टम ही कहते हैं। इकोसिस्टम जो आगे हम पढ़ेंगे, इकोसिस्टम नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं, परमानेंट भी तैयार होते हैं और टेम्परेरी भी होते हैं। राइट, और इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय साइंटिस्ट टेंसले ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है? इकोसिस्टम जनरली 2 टाइप का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेम ही डिस्क्राइब कर रहा है नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या होता है।
नेचुरल इकोसिस्टम होता है जो नेचुरली फॉर्म्ड है, मीन जिसमें ह्यूमन की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। अगर बात करें नेचुरल इकोसिस्टम की, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन द नेचर ऑन इट्स ओन विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन की एक्टिविटी के बिना जो इकोसिस्टम तैयार हुआ उसको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड, रिवर्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। फिर अगर बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मीन्स मैन मेड इकोसिस्टम, जो ह्यूमन बींग ने बनाए हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, क्रॉप फील्ड, गार्डन, एक्वेरियम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम में कंपोनेंट होते हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट सारे लिविंग होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट सारे नॉन लिविंग पार्ट होते हैं। मीन्स एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक मतलब लिविंग, इसमें लाइफ देखने को मिलती है, उन्हें लिविंग कंपोनेंट्स हम कहते हैं। सेकंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो गया आपका एयर, वाटर, टेम्परेचर, सोइल, these are the example of abiotic ecosystem, abiotic component of ecosystem। बायोटिक में लिविंग है सारे। चलिए देखते हैं बायोटिक में कौन कौन है। बायोटिक इकोसिस्टम की अगर बात करूं तो लिविंग के अंदर क्या क्या आ रहा है, प्रोटिस्ट हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, बैक्टीरियाज है, फंजाई है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक इकोसिस्टम। अगर दूसरी तरफ बात करें नॉन बायोटिक या फिर अबायोटिक की, वहाँ पे कौन कौन आ रहे हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास वाटर होता है, हमारे पास सोइल है, एयर है, मिनरल्स हैं, सनलाइट है, टेम्परेचर है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या उनके रोल हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग पार्ट्स, ऑल लिविंग कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिजम्स और कंपोनेंट्स। अब ऑल लिविंग में कौन कौन से आ जाते हैं वो देखते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर द बायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। कैसे, फूड अवेलेबल फॉर द बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स बाय द प्रोसेस बाय द ऑटोट्रोप्स। अब ऑटोट्रोप्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, ऑटोट्रोप्स खाना बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बायोटिक कंपोनेंट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट के थ्री मेन टाइप्स कौन कौन से हैं उनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मीन्स ऑटोट्रोप्स, दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। अब सबको पता है अपना खाना खुद बनाता है कौन, ऑन फूड, ओनली प्लांट्स। तो कहने का मतलब प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं, ऑल दी ऑटोट्रॉफिक और ऑल दी ऑटोट्रॉफ्स। इकोसिस्टम के जितने भी ऑटोट्रॉफ्स वाले पार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्या काम करते हैं, जनरली प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर्स, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे, सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे, सनलाइट को यूज़ करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। मीन्स फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ग्रीन प्लांट्स में, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, जो हेल्प करता है उसको प्रोडक्शन ऑफ फूड बनाने में। ये कह सकते हैं कि फूड बनाने में हेल्प कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट भी रोल प्ले करता है, राइट। द ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स। किसी भी इकोसिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, किसी भी फूड चेन की बात करें तो सबसे पहले वहाँ पे प्रोड्यूसर्स ही आएंगे। और प्रोड्यूसर क्या काम करते हैं, जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी किससे मिलती है, सोलर एनर्जी सन से मिलती है। सोलर एनर्जी किससे मिलेगी, सन से मिलेगी। सन से क्या किया गया, सन ने लाइट को ट्रैप किया,
इस लाइट को यूज किया प्रोड्यूसर्स ने। प्रोड्यूसर्स क्या काम करेंगे, इस सनलाइट को ट्रैप करेंगे और हेल्प करता है, क्या करेगा, ये फूड बनाएगा। फूड बन गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। सनलाइट क्या है यहाँ पे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। सनलाइट पूरे इकोसिस्टम के लिए, अर्थ के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी है। तो सनलाइट को यूज किया प्रोड्यूसर्स ने, प्लांट्स ने फूड बनाने के लिए। फूड बन गया, देन वो फूड आगे पास होता है कंज्यूमर्स के पास। मीन्स प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट कौन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं, चलिए वो देखते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दोस्त डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, दोस्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स। तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब डायरेक्टली टॉप जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ईट करते हैं, तो क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। ऑल दी हेटरोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स मीन्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दोस नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। इट मीन्स वो डिपेंडेंट किस पे होंगे, वो प्रोड्यूसर्स पे होंगे। इकोसिस्टम आर नोन एज कंज्यूमर्स, ऑल दी हेटरोट्रोप्स ऑफ द इकोसिस्टम आर नोन एज कंज्यूमर्स। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। देन अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स को 3 डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, राइट। जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। सच एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड फूड और ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल की बात करें, काऊ, गोट, डियर, एलिफेंट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन सेकेंड वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्या होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, डायरेक्टली तो प्लांट पे डिपेंड नहीं करते, बट वो डिपेंड किस पे करेंगे, वो डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स पे जो फीड करते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, बट सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे भी कोई और फीड करता है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हुआ, दे फीड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो किस पे डिपेंड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं, एंड ऑब्टेन देयर फूड, उनसे अपना फूड लेते हैं एज एनर्जी के लिए। ऑल्सो दे कॉल्ड प्रीडेटर्स, उन्हें प्रीडेटर्स भी कहते हैं। डॉग, कैट, स्नेक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एक फूड चेन के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, टॉप कंज्यूमर तक होते हैं। तो टॉप कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, दे अगेन डिपेंड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। वो प्राइमरी कंज्यूमर पे भी डिपेंड नहीं करते, वो प्रोड्यूसर्स भी कंज्यूम नहीं करते, वो कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को अपना फूड के लिए। क्या करते हैं, दोज एनिमल्स विच किल अदर एनिमल्स, तो किसी दूसरे एनिमल को किल करके अपना फूड लेते हैं, एंड ईट देम, बट दे आर नॉट कंज्यूम ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, जिनको कोई दूसरा एनिमल ईट नहीं करता इन दिस नेचर, उसे हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स कौन कौन हो सकते हैं, लायन हो सकता है, वल्चर हो सकता है, पिकॉक हो सकता है, एक्सेट्रा। दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ टॉप कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेड हो गए कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की डिफरेंट कैटेगरी आ गई। प्राइमरी जो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे, प्राइमरी पे कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी पे कंज्यूम करते हैं टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स पे कोई और ज़्यादा कोई हीट नहीं करता, उनको कौन हीट करेंगे, लास्ट उनकी डेथ होने के बाद डीकम्पोजर्स उनको क्या करते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट के लिए डीकम्पोजर्स और माइक्रोब्स क्या होते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ टॉप कंज्यूमर्स क्या करेंगे, these organisms, those living organisms which decompose the dead bodies of the producers and consumers, means these are depended on dead and decay materials of plants and animals। plants और animals के dead and decay material पे जो decompose
होते हैं वो डीकम्पोजर्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये उनकी बॉडी पार्ट्स को डीकम्पोज कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं मिनरल्स की फॉर्म में अगेन इनटू सॉइल। जो क्या करेंगे, मिनरल्स सॉइल को मिल जाएगा एज मैन्यूर्स, और वो क्या काम करते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे बैक्टीरिया और फंगई। देन स्क्विंजर्स क्या होते हैं, देखो दोनों को हम लोग एक ही कैटेगरी में रखते हैं, बोथ आर द एनवायरनमेंट क्लीनर, बट दोनों के डिफरेंट सोल होते हैं। स्क्विंजर्स फीड करते हैं, फीड अपॉन द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर हैबिटेट आर नोन एज स्क्विंजर्स। बट ये किल नहीं करते हैं, ये किसी और के थ्रू किल गए हुए डेड मटेरियल्स को ईट करते हैं। वल्चर, हाइना एग्जाम्पल ऑफ स्क्वेंजर्स। देन लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोनों में पूछते हैं, दोनों ही डीकम्पोजर का काम करते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस कहाँ है। दोनों में डिफरेंस यहाँ पे है। स्क्वेंजर्स और डीकम्पोजर का जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है उनका डाइजेशन का। दोनों मेन डिफरेंस कहाँ पे, डाइजेशन का होता है। क्या होते हैं स्क्वेंजर्स के अंदर, डाइजेशन कहाँ पे होता है, ये होता है इंट्रासेलुलर। डाइजेशन कहाँ होगा, इंट्रासेलुलर, मीन्स बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। जबकि बात करें डीकम्पोजर्स या फिर बैक्टीरिया फंगस के अंदर, यहाँ पे होता है एक्सटर्नल, मीन्स पहले बॉडी से बाहर ही क्या करते हैं, बैक्टीरिया फंजी क्या काम करते हैं, डेड रिमेन पार्टिकल्स पे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, केमिकल्स को रिलीज करते हैं। वो केमिकल्स उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देन क्या करेगा, उसमें से सिर्फ न्यूट्रिएंट पार्ट को ही ऑब्टेन करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्विंजर्स एंड कंपोजर डीकम्पोजर्स। दोनों का काम क्या है, दोनों डेड एंड डिकेड मैटर पे डिपेंड करता है, दोनों ही क्लीनर का काम करते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ रिड्यूसर्स भी कहते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, नॉन लिविंग्स। जो नॉन लिविंग होते हैं उनको हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, राइट। अब कौन कौन से हो सकते हैं, दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, राइट। इंक्लूड फिजिकल एंड केमिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, क्लाइमेटिक हो सकते हैं, और इडेफिक हो सकते हैं। फोर जो इंपॉर्टेंट है वो है अबायोटिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक में क्या आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ऑर्गेनिक मैटर्स, तो एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल्स कौन कौन से इसके, एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सोइल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स। इडेफिक फैक्टर कौन से होते हैं, इडेफिक फैक्टर होते हैं जो सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स सॉइल फैक्टर के लिए जो यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इडेफिक फैक्टर, राइट। तो ये था हमारा एक इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। अब आगे हम देखते हैं किस इकोसिस्टम में फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होता है। जनरली फूड चेन की बात करें, एक स्टेट फूड चेन होती है जिसमें एनर्जी के लिए एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, उसे हम कहते हैं फूड चेन, राइट। दिस इज द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एक चेन होती है फूड पे डिपेंडेड, क्योंकि सारे फीडिंग का तो काम कर रहे हैं, फूड के लिए तो है। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है उसे हम कहते हैं फूड चेन, राइट। अब फूड चेन के लिए एग्जांपल मेंशन करते हैं। सपोज एक फूड चेन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, इस पे डिपेंडेड है डियर, डियर पे डिपेंडेड है लाइन। अगर इस फूड चेन की बात करूं तो प्लांट्स यहाँ किसका रोल प्ले कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स का। प्लांट वर्क कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंग। डियर यहाँ पे हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, डियर यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर का काम करेगा, और लाइन यहाँ पे क्या करेगा, टॉप कंज्यूमर का काम करता है, टॉप कंज्यूमर, राइट। तो एक फूड चेन की बात करें, बड़ी सिंपल फूड चेन है, प्लांट पे डिपेंडेंट डियर है, डियर पे डिपेंडेंट लाइन है। तो प्लांट्स यहाँ पे रोल प्ले करता है एज ए प्रोड्यूसर्स, जो अपना फूड बनाता है। उन प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं
हर्बीवोरस जैसे यहाँ पे डियर एग्जाम्पल लिया, और डियर पे है टॉप कार्निवोरस या फिर टॉप कंज्यूमर्स की बात करें। अब जो हमने बनाए हैं इनको क्या कहते हैं? ये हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, इसको कहते हैं हम लोग T1, T2, T3। मीन्स एक फूड चेन के अंदर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? ट्रॉपिक लेवल होते हैं हमारे ईच कंपोनेंट ऑफ फूड चेन को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। क्या होते हैं? ईच कंपोनेंट ऑफ फूड चेन, ईच कंपोनेंट ऑफ फूड चेन, ऑफ फूड चेन। एक फूड चेन के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कितने लेवल्स होते हैं, उन सबको इंडिविजुअली हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल क्यों बनते हैं? फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। डिफरेंट लेवल्स ऑफ फूड चेन आर टर्म्ड एज ए ट्रॉपिक लेवल। जो हर एक कंपोनेंट है, हर एक लेवल, इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो बेसिकली अगर देखें, एक फूड चेन के अंदर 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्लेक्स फूड चेन बन रही है, राइट? क्यों? बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर डिक्रीज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल की तरफ जब फूड मूव करते हैं स्पीसीज, तो वहाँ पे एनर्जी क्या कर रही है? मूव हो रही है, इसलिए क्या करते हैं? डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में कन्वर्ट किया गया है। अगर एक इकोसिस्टम की बात करें, एक फूड चेन की बात करें, तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हमेशा प्रोड्यूसर्स ही आते हैं, प्लांट्स ही आते हैं। क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स या फिर प्लांट्स ही आते हैं। सेकंड जो होता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में हम डिपेंड करता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो डिपेंड किस पे डायरेक्टली? वो प्लांट्स पे डिपेंड है। थर्ड ट्रॉपिक लेवल या फिर टर्शरी ट्रॉपिक लेवल में क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, या जिसको हम कह सकते हैं टॉप कंज्यूमर्स, जो डिपेंडेंट होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की तरफ, राइट? दीज आर द 4 डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल प्रेजेंट इन ट्रॉपिक, एक फूड चेन के अंदर। द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑक्यूर इन एन इकोसिस्टम फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की अगर बात करें, तो फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी लेवल डिक्रीज होता रहता है। मीन्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सेकंड में कम, फिर कम, फिर कम। मीन्स एनर्जी का फ्लो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से लास्ट की जगह जाते हैं तो मिनिमाइज होता रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर देखें, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। फूड चेन की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। देन है हमारे पास ग्रास होपर, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन हमारे पास फ्रॉग, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। स्नेक, टर्शरी कंज्यूमर्स। हॉक, ईगल, फाइनल कंज्यूमर्स मीन्स टॉप कंज्यूमर्स। तो एक फूड चेन यहाँ पे बनी हुई है। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से ग्रास, प्रोड्यूसर से ग्रास होपर, ग्रास होपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल, राइट? अब इस फूड चेन के अंदर कितने ट्रॉपिक लेवल है? अगर मेंशन करूं, T1 कौन आता है? हमेशा प्लांट्स आएंगे। T2 कौन आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स, दिस इज T2 ट्रॉपिक लेवल। T3 में कौन आएगा? फ्रॉग, टर्शरी ट्रॉपिक लेवल। T4 में कौन आएगा? जो फ्रॉग को फीड करता है, फ्रॉग पे फीड करता है, T4। और लास्ट अगर टॉप कंज्यूमर की बात करूं, वहां पे कौन आ गया? वल्चर, ईगल, दिस इज T5। तो अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो 5 डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है, T1, T2, T3, T4, T5, राइट? देन लास्ट में क्या हुआ? आफ्टर द टॉप कंज्यूमर्स, उन पे डिपेंडेंट कौन है? उन पे डिपेंडेंट होते हैं बैक्टीरिया, फंगस, जो क्या काम करेंगे? उनके डेड रिमेन पार्टिकल्स को क्या डीकम्पोज कर देंगे, और फाइनली उसको अगेन सॉइल में मिक्स कर देंगे एज मैन्यूर्स। वो मैन्यूर्स क्या काम आएंगे? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। उससे क्या होगा? वो मैन्यूर्स एक्सेप्ट किए जाएंगे अगेन प्रोड्यूसर्स के थ्रू, और दिस साइकिल इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। एक फूड चेन की बात करें तो काफी इजी कंसेप्ट दिख रहा है हमें, बट एक फूड वेब में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है। अगर इस एक फूड चेन से किसी ट्रॉपिक लेवल को हटा दिया जाए तो क्या होगा? कंप्लीट फूड चेन विल डिस्ट्रॉय, कंप्लीट फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ फूड चेन्स इंक्रीज होती है, बनती है, उसे हम कहते हैं फूड वेब। एक फूड वेब स्टेबल होता है, अदर देन अगर बात करें हम लोग किससे बात करते हैं? फूड चेन से। तो फूड पे चेन से ज्यादा स्टेबल कौन होगा इकोसिस्टम में? वो होता है हमारा फूड वेब। ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ए ग्रुप ऑफ interconnected food chain,
interconnected food chain is known as food web, right? ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन के जो ग्रुप होते हैं इंटरकनेक्टेड बनी हुई एक के बाद एक कनेक्टेड है, नेट एक नेट बना हुआ है, जाल बना हुआ है, उस ग्रुप को हम कहते हैं फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है? ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस टॉपिक लेवल्स इज कॉल्ड एज फूड वेब। काफ़ी सारे ग्रुप को मिला के क्या कहते हैं? फूड चेन, फूड वेब कहते हैं। मीन्स काफ़ी सारी यहाँ पे फूड चेन कनेक्टेड हो गई है, क्या कर रही है? ग्रुप बना रही है। द फूड चेन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगा इकोसिस्टम में? फूड वेब करवाएगा। क्यों? कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन में डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में अलग अलग स्पीसीज हैं। सपोज किसी एक फूड चेन का कोई स्पीसीज या कोई लेवल वहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया, तो फूड वेब में क्या होता है? सेम उसी टॉपिक लेवल के लिए कोई दूसरी फूड चेन से कोई रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे अटैच हम कर सकते हैं, वो उसकी बैलेंसिंग को बना के रखता है। इसलिए फूड वेब ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय कि फूड चेन के। ecosystem by providing alternates source of the food and allow endangered population to grow in size। जो endangered population है उनकी साइज को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, एज मच एज फूड चेन कॉम्प्लेक्स, जितनी ज़्यादा फूड चेन कॉम्प्लेक्स होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा इकोसिस्टम में। बिकम मोर परमानेंट ऑफ और स्टेबल, जितनी ज़्यादा फूड चेन हमारी फूड वेब फूड चेन हमारा जितना कॉम्प्लेक्स होगा, क्या मिलेगा? उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी एक इकोसिस्टम के अंदर फूड वेब की हेल्प से, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एक फूड वेब का एग्जांपल है। अगर बात करें यहाँ पे एक फ्लोरिंग प्लांट हमने लिया। फ्लोरिंग प्लांट की बात करूँ तो फ्लोरिंग प्लांट पे कौन डिपेंडेड है? यहाँ पे फ्लोरिंग प्लांट पे बटरफ्लाई डिपेंडेड है, इस पर ड्रैगन फ्लाई डिपेंडेड है, इस पर थ्रस्ट डिपेंडेड है, उस पर एगल डिपेंडेड है, राइट? दिस इज फर्स्ट फूड चेन। सेकेंड तरफ अगर जाएँ, अगेन प्लांट, अगेन बटरफ्लाई, ड्रॉन फ्लाई, थ्रेस, ईगल। अगर दूसरी तरफ जाएं प्लांट, प्लांट पे ग्रास होपर, फ्रॉग, फ्रॉग पे स्नैक और पाइथन, इस पे अगेन ईगल, राइट? सो दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन। जितना जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना ही क्या होगा? हमारा इकोसिस्टम के अंदर फूड वेब उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि फूड चेन से ज़्यादा स्टेबल होती है फूड वेब, राइट? मेंशन दिस। चलिए नेक्स्ट, देन हम अगर डिफरेंशिएट की बात करें तो फूड चेन और फूड वेब में बेसिक डिफरेंस क्या है? बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या है? फूड चेन की बात करें, इट इज सीरीज ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर। एक सीरीज होती है जिसमें एक के बाद एक दूसरा कनेक्टेड होता है। अगर बात करूं मैं इसमें एक एग्जांपल की, प्लांट, डियर और लाइन। एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी क्या बात है? प्लांट, प्लांट पे डियर, डियर पे लाइन डिपेंडेड है। दिस इज फर्स्ट वन। अगर फूड वेब की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन्वॉल्व मैनी ऑर्गेनिज्म। जिसमें क्या होता है? एक फूड चेन की बजाय क्या होते हैं? मैक्सिमम फूड चेन होती है, तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट ज़्यादा हो गई। सेकेंड थिंग, मेंबर ऑफ हाई ट्रॉफिक लेवल। किसी भी फूड चेन में जो हायर ट्रॉफिक लेवल के मेंबर्स होते हैं फीड करते हैं अपने से जूनियर। सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही फूड चेन है, बट यहाँ पे देखें मेंबर ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल वाले मेंबर्स कैन फीड अपॉन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ द अदर फूड चेन। किसी दूसरे फूड चेन के लोअर ट्रॉफिक लेवल पे भी डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो ग्रासलैंड का एग्जाम्पल यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। बस वहाँ पे एक फूड चेन है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ फूड चेन होगा, तो क्या होगा? डिपेंडेंसी ज़्यादा किस में हो रही है? फूड वेब पे हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10% ऑफ एनर्जी फ्लो। 10% ऑफ एनर्जी फ्लो से पहले ये समझाना पड़ता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसमें हम कहते हैं कि एनर्जी का फ्लो या फिर किस बिहाफ पे दिया गया, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के डिफरेंट टॉपिक लेवल के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। वो होता है अलग अलग बिहाफ पे। पहला होता है पिरामिड्स ऑफ नंबर के बिहाफ पे, जिसमें पर्टिकुलर एक टॉपिक लेवल के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज के बिहाफ पे बनता है, उसको कहते हैं नंबर के बिहाफ पे। सेकंड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। हर एक टॉपिक लेवल का कोई ना कोई ड्राई मास होता है, मीन्स टोटल वेट होता है, उसके बिहाफ पे होता है, उसको कहते हैं हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास। और थर्ड हमारा होता है एनर्जी के बिहाफ पे, जिसे हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो ग्रुप होगा वो हमेशा हायर टू लोअर बनता है। इस कंडीशन में क्या होता है? हमेशा लोअर। एक ग्रुप की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं।
सबसे पहले प्रोड्यूसर्स और ग्रास, इस पे डिपेंडेंट डियर, डियर पे डिपेंडेंट लाइन। एक सिंपल सी फूड चेन है। अगर इसके अंदर हम बात करें एनर्जी की, तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होती है? प्रोड्यूसर्स इंक्रीज करते हैं मैक्सिमम एनर्जी। इसके बाद प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है डियर, तो एनर्जी क्या होगी आगे? मिनिमम, मीन्स इससे कम होगी, और उससे कम कहाँ होगी? लोइन के पास। अगर इस केस की बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पे 100 जूल एनर्जी है, तो आगे कितनी पास हुई? 10 जूल। आगे कितनी पास हुई? 1 जूल, राइट। तो इन दिस मैनर अगर हम लोग ट्रॉपिक लेवल की बात करें, तो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है? जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा, एनर्जी का लेवल डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए हम स्टडी करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी के बिहाफ पे हम स्टडी करते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। इस 10% लॉ ऑफ एनर्जी में क्या होता है? इसके अंदर ये बताया गया है, सबसे पहले तो किसने दिया था? लिंडरमैन ने दिया था। 10% लॉ ऑफ गिवन बाय लिंडरमैन। तो इस लेवल में क्या बताया गया है? इस लेवल में ये बताया गया है, हर एक टॉपिक लेवल के अंदर जो एनर्जी जितनी बनती हैं, उनमें से 90% ऑफ एनर्जी उस टॉपिक लेवल के मेंबर्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में यूज करते हैं। ओनली रिमेनिंग 10% जो होती हैं, ओनली रिमेनिंग 10% एनर्जी ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल की तरफ पास होती हैं। सो अकॉर्डिंग दिस लॉ, ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी entering in a particular trophic level of ecosystem or organism is available for the transfer to the next topic level। मीन्स एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में सिर्फ कितनी परसेंट? ओनली 10% एनर्जी ही पास होती हैं। तो व्हाट अबाउट फॉर द 90%? 90% का क्या हुआ? जो 90% एनर्जी होती है, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ईच ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइज इन देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उनकी लाइफ साइकिल की वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में 90% एनर्जी यूज हो जाती है। सो द 90% एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच टॉपिक लेवल। तो हर एक इकोसिस्टम के अंदर 90% जो एनर्जी है वो हर इकोसिस्टम में लॉस होती हैं, और सिर्फ 10% ही आगे पास होती हैं, राइट। एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है, देखिए, सन से फूड बनाया प्लांट ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है 10 जूल एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने बनाई, 10 जूल प्रोड्यूसर्स ने बनाई, तो उसका 90% किसको मिल गया? नेक्स्ट टॉपिक लेवल में मिल गया। नेक्स्ट टॉपिक लेवल में कितना मिला? ओनली 10% मिला है। कितना मिला? 10%। तो इसका रिमेनिंग 9 जूल जो था 90%, वो क्या हो गया? वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज हो गया। अब फर्स्ट टॉपिक लेवल मींस प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास कितनी एनर्जी? ओनली 1% जूल, 1 जूल इसके पास है। इसमें से भी क्या किया इसने? 0.9% अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज कर लिया। रिमेनिंग जो पार्ट बचा इसका 10%, 0.1%, वो नेक्स्ट टॉप कंज्यूमर्स यहाँ पे हैं लाइन, तो उन्होंने यूज कर लिया। अब वो जो इसको अपने, वो भी क्या करेगा? इसका 90% जो है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज कर लेगा। ओनली 10% जो बचा वो क्या काम करेगा? कंज्यूम किया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक लेवल के थ्रू। तो दिस इज 10% लो। अगर बात करें इसको और सिंप्लीफाई करने की, तो ये कह सकता हूं मैं, मान लीजिए सन से एनर्जी लेके प्रोड्यूसर्स ने फूड बनाया, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स डीएन ने उसको कंज्यूम किया, इस पे कंज्यूम है लाइन। तो अगर इस ग्रुप की बात करूं, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, डियर और लाइन है। अगर इसका मैं एनर्जी फ्लो बनाऊं तो कैसे बनेगा? यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, डियर और लाइन। एनर्जी की बात करूं, अगर यहाँ पे कहता हूँ कि 1000 जूल इसके पास है, तो ये क्या काम करेगा? इसका 10% किसको मिलेगा? डियर को मिलेगा। इसका 10% किसको मिलेगा? लाइन को मिलेगा। तो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है ना, वो हमेशा कैसा बनता है? एनर्जी का पिरामिड वो हमेशा बनेगा स्टेट। कैसा बनेगा? हमेशा स्टेट बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी भी कंडीशन में ये कह सकते हैं कि एक एक्वेटिक स्पीशीज के लिए हम बात कर रहे हैं। पहले समझते हैं कि ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड होती है डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ वाटर, डिजोल्व ऑक्सीजन
राइट। डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है किसी भी एक्वेटिक एक्विलिब्रियम में। अगर बात करें बीओडी तो ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ए वाटर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक एक्वेटिक हमने क्लियर बनाया है, इसके अंदर क्या है? यहाँ पे वाटर है, इसके अंदर क्या है? वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन मिक्स है। इसमें हमने क्या कर दिया? ऑर्गेनिक मैटर्स को फिल कर दिया। क्या कर दिया? ऑर्गेनिक मैटर या बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो डिग्रेड हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को इसमें क्या कर दिया हमने? पॉल्यूशन इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमने मिक्स कर दिया। अब देखिए क्या होता है, तो इस वाटर के अंदर डिकम्पोजर्स होते हैं, मीन्स माइक्रोब्स होते हैं। वो डिकम्पोजर्स क्या काम करते हैं? उन डिकम्पोजर्स का रोल ही होता है, डिकम्पोजर्स क्या काम करेंगे? ये डिकम्पोजर्स इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। तो जब ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या करेंगे? ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी इस वाटर के अंदर उसी को तो यूज करेंगे। जितना ये ऑक्सीजन को यूज करेगा उतनी नंबर ऑफ ग्रोथ किसकी बढ़ती जाएंगी? डिकम्पोजर्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। और डिकम्पोजर्स क्या काम करता जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर को डिसोशिएट और ब्रेक डाउन करता जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गई? तो इस डिकम्पोजर को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? इट इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन कंप्लीट ऑर्गेनिक मैटर। जो आपने ऑर्गेनिक मैटर इसमें मिक्स किया है, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, बायोडिग्रेडेबल्स वेस्टेज प्रेजेंट हैं, उसको टोटल डिस्ट्रॉय करने के लिए, टोटल ब्रेक डाउन करने के लिए डिकम्पोजर्स को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। किसी भी स्पीसीज के लिए, किसी भी एक ग्रुप के लिए कह सकते हैं। अब जिस तरह से कंडीशन आ रही है इसमें क्या हो गया? अगर वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड थी डिसॉल्व ऑक्सीजन, वो इस केस में क्या हो जाएगी? जैसे जैसे बढ़ रहा है ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गई? स्लो हो गई, डाउन हो गई। तो इस केस में क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिकम्पोजर से उसको डिसोशिएट ब्रेक डाउन करने के लिए इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए देखते हैं क्या है। पॉल्यूशन इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट causes increase in the number of microbes। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर हमने मिक्स किया था, जो बायोलॉजिकल वेस्ट यहाँ पे हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मिक्स किया था, उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन काम में ली गई। तो वो क्या करते हैं? माइक्रोब्स को इंक्रीज करेंगे। ये माइक्रोब्स क्या काम करेंगे? इस ऑक्सीजन को कंटिन्यूसली यूज करते जाएंगे और ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कर देंगे? डिसोशिएट ब्रेक डाउन कर देंगे। राइट। दीज माइक्रोब्स कंज्यूम मैक्सिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन। उस वाटर के अंदर, उस ओशन के अंदर या उस जगह के अंदर क्या हो गया? जितना ऑक्सीजन था उसको किसने यूज कर लिया? माइक्रोब्स ने यूज कर लिया। इसकी वजह से क्या होगा? दिस रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। इसकी वजह से वहां पे डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा? उसका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए। राइट। इन जिससे क्या होगा? इंक्रीज बीओडी इन इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बीओडी जितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उतना ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें दो, अगर अलग अलग मीडियम की बात करें, एक में माइक्रोब्स कम, एक में ऑर्गेनिक मैटर कम है, एक में ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पे माइक्रोब्स भी ज़्यादा बनेंगे। माइक्रोब्स ज़्यादा बनेंगे तो उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए उसको डिसोशिएट ब्रेक डाउन करने के लिए। तो जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूटेंट होगा वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डेफिनी एज द इंडिकेटर ऑफ बीओडी। राइट। दिस इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है ओजोन लेयर डिप्लेक्शन क्या होता है। पहले देखते हैं ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर क्या होती है? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, उसके जस्ट बिलो 3 mm की एक लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर, O3 लेयर। इस एरिया को कहते हैं ओजोनोस्फियर। राइट। अब ये ओजोन क्या काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे अर्थ की सरफेस को या अर्थ के ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो मेन रोल तो क्या हुआ? ओजोन का काम ये हो कि ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की रेट को कम करता है, जिससे क्या होगा? अर्थ के ऊपर जो स्पीसीज हैं वो डिफेक्ट ना हो। अगर ये ज़्यादा बढ़ती गई
तो अर्थ पे रहने वाली स्पीसीज से क्या होगा, स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट भी डाउन होती है, राइट। तो अगर बात करें कैसे, अगर इसकी बात करें थिकनेस की, तो ओजोन जो लेयर होती है वो ओजोन लेयर 3 mm की एक लेयर है, राइट। अब आगे देखते हैं, अगर कहीं पे भी ओजोन लेयर की थिकनेस डाउन होने लग गई, धीरे धीरे डाउन हो रही ड्यू टू द पॉल्यूशन, तो वहां पे ओजोन होल बन गया था। एक हमारे पास एग्जांपल है अंटार्कटिका, जिसके अंदर देखा गया 2003 के अंदर अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन होल मिला। ओजोन होल का मतलब ओजोन की जो थिकनेस है वो काफ़ी थिन हो गई थी, जिससे यूवी रेज की स्ट्राइक अर्थ पे ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था, डिजीज और फैक्टर्स फ्लो हो रहे थे। अब ये होगा कैसे, पहले देखते हैं कि ओजोन डिप्लीकेशन से पहले ओजोन का फॉर्मेशन कैसा हुआ। जनरली ओजोन का फॉर्मेशन कैसा होगा, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल्स, वो ब्रेक डाउन होते हैं यूवी रेज की प्रेजेंस में, क्या बना देंगे, टू सिंपल मॉलिक्यूल्स और नेसेंट ऑक्सीजन बना देंगे, प्राइमरी ऑक्सीजन बना देंगे। यही फिर क्या करते हैं, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होकर क्या काम करेंगे, ऑटो मॉलिक्यूल्स पहले क्या होंगे, यूवी रेस की कंडीशन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, फिर यही ऑक्सीजन के साथ सिंगल मॉलिक्यूल कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। दिस इज ओजोन फॉर्मेशन। और यही ओजोन क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है सन से आने वाली यूवी रेस के साथ। अब इसका डिप्लेक्शन कैसे होता है, चलिए ओजोन लेयर की फॉर्मेशन में अब देखते हैं कि ओजोन की डिप्लीकेशन कैसे होती है, कैसे कॉजेज होता है। तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऐसे हम लोग केमिकल्स को यूज़ करते हैं। मेनली केमिकल्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीकेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये क्या काम करते हैं, इसके अलावा हेलोजन्स हैं, मिथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये क्या काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर्स करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, एक एक्टिव क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। क्या करेंगे, यूवी रेज इनको क्या करेगी, डिसोशिएट कर देगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सिंपल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में। ये क्लोरीन बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं। और यही हाईली रिएक्टिव क्लोरीन क्या काम करती है, ये क्लोरीन जो एटमॉस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, ओजोन के एटम हैं, उनके साथ कंबाइन होकर क्या बना देगी, उसको ब्रेक डाउन कर देती ऑक्सीजन के अंदर। मीन्स क्लोरीन ऑक्सीजन के ओजोन के एटम्स को ब्रेक डाउन कर देगी और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगी। इस तरह से जितने भी क्लोरीन थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज होने वाली, वो सारी क्या कर देंगी, ओजोन के डिकम्पोज कर देगी, ओजोन को ब्रेक डाउन कर देगी, किसमें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर में। सारे ओजोन किस में कन्वर्ट हो गए, ऑक्सीजन में डिवाइड हो गए, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गए। तो मेन पर्पज था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसको डिसोशिएट, किसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ये ओजोन के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और वहाँ पे फ्री कर देता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। तो इस तरह से ओजोन के एटम्स या ओजोन के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन की लेयर में डिप्लीकेशन आना हो जाता है, मतलब थिकनेस डिक्रीज होने लग जाती है ओजोन की लेयर की। ओजोन लेयर थिकनेस डिक्रीज, जिसे हम कहते हैं ओजोन का डिप्लीकेशन होना, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा ओजोन लेयर की डिप्लीकेशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता होगा। वो इफेक्ट ये पड़ते हैं, सबसे पहले क्या होगा, जैसे जैसे यूवी रेज की स्ट्राइक होगी, ओजोन लेयर नहीं होने से क्या होगा कि स्ट्राइक ज़्यादा होगी अर्थ के ऊपर, उससे क्या होगा, कैटरेक्ट होता है और स्किन कैंसर हो सकता है। सेकंड, ओजोन लेयर की नहीं होने से, यूवी रेज की स्ट्राइक ज़्यादा होने से क्या होता है, डिक्रीज और फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम कम करता है। थर्ड, इनहैबिट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रेट को भी डाउन कर देता है क्योंकि ये ज़्यादा होगी इस वजह से। और लास्ट अगर देखें, डैमेज न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक में भी डिफ्रेंशिएट होता है, जेनेटिक भी इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं डिफेक्ट होता है, राइट। चलिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करूं तो जितने टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं एक टॉपिक लेवल से, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अगर इन शॉर्ट में कहना चाहूँ, इंक्रीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और केमिकल
इंक्रीज होता जा रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का कंटिन्यूसली एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल जो केमिकल्स हैं, मीन्स टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, उनकी नंबर ऑफ कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। उस कंडीशन को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। चलिए देखते हैं। It is concentration of toxins in the tissue of tolerate organisms at the successive higher organisms और higher level in a food chain। एक फूड चेन के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस का कंटिन्यूसली और एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में इंक्रीज होना, उससे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसके अलावा दूसरा टॉपिक हमारा इसमें है कि जो मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज कैसे करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज से पहले पता होना चाहिए गार्बेज क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग का प्राइमरी यूज़ होने के बाद उसका जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, जो हमारे लिए यूजलेस है, उसको हम कहते हैं गार्बेज। इट इज़ एन अनवांटेड अनडिज़ायर मटेरियल्स जो होते हैं। फिर अगर बात करें वेरियस सोर्स ऑफ वेस्टेज की, वेस्टेज कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो पहला तो होता है डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे घर से जो वेस्टेज क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, राइट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से मिलेगा, डोमेस्टिक वेस्ट एग्रीकल्चर के जो फार्म यार्ड से मिलेगा, कॉमर्शियल वेस्ट किसी बिल्डिंग से, हॉस्पिटल से, स्कूल से, कहीं से मिलता है, उसे हम कहते हैं कॉमर्शियल वेस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ वेस्टेज। टाइप ऑफ वेस्टेज टू टाइप्स होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, इजीली डिकम्पोज with the help of माइक्रोब्स। मीन्स जिसको माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देता है उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिसको डिकम्पोज हम लोग नहीं कर सकते, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, द सब्सटेंस विच आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो सारे सब्सटेंस जिसको हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोकन डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, with the help of microorganisms are known as biodegradable waste, right। हाउस होल्ड वेस्टेज होते हैं, किचन का जो वेस्ट होता है वो सारे इसमें आते हैं, कैटल डग हैं, सारे किसके एग्जांपल हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का है। सेकंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, ऐसे वेस्ट जिसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। वो सब्सटेंस जिसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये कि मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। इन वेस्टेज को कैसे हम लोग सेफली डिस्पोज कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप होती हैं, काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डंपिंग। डंपिंग में क्या करते हैं, जनरली एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं, उसके अंदर वेस्टेज को डाल देते हैं, बट वो वेस्टेज कैसा है, ओपन लो लैंड आफ्टर फॉर अवे फ्रॉम द सिटी से बाहर होता है, वहाँ पे उसको डाल देते हैं बस। सेकंड होता है हमारा लैंडफिल। लैंडफिल में क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे, वेस्टेज को डाल दिया जाएगा और उसके ऊपर क्या कर देंगे, सोइल की लेयर डिपोस्ट कर दी जाएगी। अर्बन एरियाज मेजॉरिटी सिटी सॉलिड वेस्ट आर बर्न इन द लो लाइंग एरिया लेवल एंड सरफेस अनइवन द लैंड। थर्ड, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग अगर बात करें, बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉलिड वेस्ट इज डाइजेस्टेड बाय डिकम्पोजर्स और माइक्रोब्स, राइट, और कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस और स्टेबल कंपाउंड, उसको क्या कर देंगे, डिकम्पोस्ट कर देंगे, कंपोस्टिंग बना देंगे। और लास्ट इंसिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस एट द हायर टेम्परेचर एंड अल्टीमेटली द डिकम्पोज और कन्वर्टेड देम इनटू ऐश। जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बहुत हाई टेम्परेचर हम लोग बर्न करते हैं, फाइनली उसका बर्निंग के बाद क्या हो जाता है, उसका ऐश बन जाता है। सो दीज आर द स्टेप्स थ्रू विच वी कैन ईजिली डिस्पोज वेस्टेज फ्रॉम द एटमोसफियर और इन्वायरमेंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गार्बेज को या फिर जो वेस्टेज हैं उनको डिस्पेच कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट से,
तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया और इन्वायरमेंट। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।